चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रामप्रसाद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधाता उनके विरुद्ध हो गए हैं। अस्पताल के वार्ड में उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और सामने सफ़ेद साड़ी में श्रृंगार विहीन विधवा बेटी खड़ी थी। पल भर में उनकी दुनिया उजड़ गई। कितने अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, परंतु क्या पता था कि वो अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसका जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। सब कुछ उनकी आंखों से ऐसे गुजर रहा था मानो आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही है। बरसों तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितने मनौती के बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनके घर एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची इतनी सुंदर थी मानो कोई परी हो और उसके जन्म के बाद से उनके कारोबार में इतनी बढ़ोतरी हुई कि चारों ओर अन्न धन के भंडार भर गए। माता लक्ष्मी की कृपा मानकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी वृंदा रखा। दोनों पति पत्नी ने फूलों की सेज पर बेटी को पाला, जीवन की हर खुशी दी। विवाह के योग्य हुई तो एक अच्छे घराने के सुंदर सुशील लड़के से शादी करवाई। इस शहर का सबसे ऊंचा घराना और रईस परिवार था ये। उन लोगों ने सामने से आकर उनकी बेटी का हाथ मांगा था। एक बार उनके मन में शंका सी हुई, कितने बड़े लोग खुद से कैसे आकर उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। परंतु उन लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी में हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी, इसलिए हम अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। हमें ऐसी ही सुशील लड़की की तलाश थी। शादी हुई, बिटिया अपने घर भी गई। रामप्रसाद जी और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बिटिया इतने अच्छे घर में ब्याही गई। उधर वृंदा का अपने ससुराल में पूरे रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ स्वागत हुआ। सुहाग सेज पर दुल्हन बनी बैठी वृंदा अपने पति रमन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद रमन आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और वीरानी फैली हुई थी। इससे पहले कि वृंदा कुछ पूछती, उन्होंने खुद ही उससे कहा कि शायद मैं इस दुनिया का पहला पति होऊंगा जिसने अपनी पत्नी को सुहाग की रात को ऐसा तोहफा दिया हो। वृंदा कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपने प्रश्नवाचक नजरें रमन की ओर उठाई। उसे अपनी ओर ऐसे देखता हुआ पाकर रमन ने कहा, देखो वृंदा, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे माता पिता ने तुम सबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे लंग कैंसर है और वो भी चौथे स्टेज में। पहले ये बीमारी किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ पाई और जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वंश को चलाने के लिए तो उन सब ने ये सब नाटक किया। उन सब की इच्छा है कि अगर तुम इन 2-4 महीनों में अगर गर्भवती हो जाती हो तो उस बच्चे से इनका वंश चलता रहेगा। इतना कहने के बाद रमन फूट फूट कर रो पड़ा। वृंदा अवाक रह गई। सचमुच शादी की पहली ही रात किसी पति ने अपनी पत्नी को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताया होगा, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। शादी हो चुकी है, परंतु क्या जाने, हो सकता है कि शायद रमन ठीक भी हो जाए। वृंदा कुछ बोल नहीं सकी। क्या कहती। 2-4 दिनों के बाद वृंदा के पिता आकर उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके ले गए। वृंदा अपने पिता के साथ गई तो जरूर, परंतु अगले दिन वापस अपने ससुराल चली आई। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता ये सच्चाई जाने। उधर लाख कोशिशों के बावजूद रमन की तबीयत बिगड़ती गई। शादी के 4 महीने के बाद रमन इस दुनिया से चला गया। वृंदा माँ तो नहीं बन पाई, परंतु रमन की विधवा जरूर बन गई। वृंदा के ससुराल वाले रमन की मृत्यु के पश्चात नहीं चाहते थे कि उनकी बहू सारी प्रॉपर्टी की हकदार बने। उन्होंने तो सोचा था कि अगर इस बीच वृंदा माँ बन गई तो वह उस बच्चे को उसका मालिक बनाएंगे, परंतु एक पराई लड़की को वो अपनी संपत्ति के स्वामी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वृंदा को मनहूस करार देकर घर से निकाल दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी और उनके बच्चों के नाम कर दिया।
ताकि बाद में कानूनी तरीके से भी वृंदा या उसके परिवार वाले उसकी जायदाद नहीं हासिल कर सके। राम प्रसाद और उनकी पत्नी को जब ये सारी सच्चाई पता चली तो मानो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनते ही वृंदा की माँ को दिल का दौरा पड़ा और वह आईसीयू में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी और फिर लाख कोशिशों के बाद भी वह अपना जीवन हार गई। राम प्रसाद जी अस्पताल में खड़े एक बार अपनी बेटी को देखते, दूसरी बार अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को देखते। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक साथ हुए इन दो आघातों को उनका हृदय नहीं सह पाया और वहीं बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा। देखते देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वृंदा वह बेचारी तो जैसे संज्ञा शून्य हो गई। ना जाने विधाता ने किस जन्म का बदला लिया था। देखते ही देखते पल भर में ही उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूर के रिश्तेदारों और समाज वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का क्रियाकर्म किया। धीरे धीरे सारे लोग चले गए सिवाय उन लोगों के जिनकी गिद्ध सी नज़रें राम प्रसाद की प्रॉपर्टी पर थी। रियल एस्टेट का कारोबार था राम प्रसाद जी का, जो उनकी मृत्यु के पश्चात वृंदा से नहीं संभालने वाला था। बाजार में लगे सारे पैसे डूब गए। बचा रह गया तो सिर्फ उनका मकान, लंबा चौड़ा बगीचा और उनका ऑफिस। महीनों तक वृंदा दुख में डूबी रही। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने लगे। घर चलाना अब मुश्किल हो रहा था। हार कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। एक जिंदा लाश की तरह मशीनी अंदाज में वह जिए जा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन उसकी मौसी का लड़का गौरव उससे मिलने आया। बचपन से ही उसकी वृंदा से खूब पड़ती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बाद में वृंदा का मौसेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश गया और फिर वहीं बस गया। इतने सालों बाद उसे आया देख वृंदा हैरान तो हुई, लेकिन अपने प्रति उसका लगाव और स्नेह देखकर उसे खुशी भी हुई कि चलो इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिससे उसकी परवाह है। गौरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता कि वृंदा खुश रहे, हंसे, मुस्कुराए, परंतु कितने दिन उसे भी फिर वापस जाना था। और फिर एक दिन रात के खाने के वक्त गौरव ने वृंदा से कहा कि देखो वृंदा, ना अब मौसी जी हैं ना मौसा जी। इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेले कैसे? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसाने का सोचो। ऐसा कभी नहीं होगा गौरव। इतने धोखे खाने के बाद अब दुनिया के हर रिश्ते से मेरा विश्वास उठ गया। जब तक जिंदा हूँ अकेले रहूँगी। रहने को घर है और काम कर ही रही हूँ, वृंदा ने कहा। लेकिन कब तक? कितने दिनों तक तुम स्कूल में टीचर की नौकरी कर पाओगी? शरीर है, कभी ना कभी तो थकेगा, तब क्या करोगे? तब की तब देखेंगे। गौरव, रात बहुत हो गई है, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। गौरव को तो वृंदा ने चुप करा दिया, परंतु वह खुद बिस्तर पर करवटें बदलते हुए सोचती रही कि ठीक ही तो कह रहा है गौरव। इतनी बड़ी दुनिया में अकेली क्या करेगी? बाहर की दुनिया में हर लोग फ़ायदा उठाने को बैठे हैं। कब तक खुद को सबसे बचा पाएगी? परिवार के नाम पर तो कोई भी नहीं है, बस यही मासी का एक बेटा है। इसी ऊहापोह में वह कब सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन गौरव ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था वृंदा, मुझे वापस जाना होगा। गौरव वापस चला गया। जाने के बाद भी वह रोज़ उसे फ़ोन करता और अपनी पत्नी और बच्चे से भी बात कराता। धीरे धीरे वृंदा का मन भी डोलने लगा और फिर एक दिन उसने कुछ निश्चय किया। वृंदा सारी रात अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। अपने जीवन में इतने सारे धोखे खाने के बाद किसी पर भी सहज रूप से विश्वास करने को उसका जी नहीं चाह रहा था। इतने कम और मैं इतने दुख उठाने के बाद और अपने अकेलेपन के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, जिसको लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगे थे। सुबह उठते ही उसने गौरव को फ़ोन किया और कहा कि मैं अपने घर में ही एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिससे कि अनाथ बच्चों को माँ की ममता मिल जाए
और मुझे बच्चों का साथ। पागल हो गई हो क्या? गौरव ने वृंदा से कहा। अनाथ आश्रम खोलना कोई साधारण बात है क्या? और फिर बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था कहाँ से करोगी? देखो वृंदा, मैं अभी भी कहता हूँ तुम हमारे पास आ जाओ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा भाई ही। जानता हूँ तुमने एक छोटी सी उम्र में बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन कहीं से तो भरोसे की शुरुआत करनी होगी। लेकिन यहाँ की प्रॉपर्टी का क्या होगा? पापा की सारी प्रॉपर्टी तो लोगों ने हड़प ही ली है, लेकिन जो बचा है उसे तो बचा कर रखूं। मेरे चले जाने के बाद तो ये भी नहीं बचेगी। और फिर अमेरिका का रहन सहन, वहाँ की भाषा मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी है कि मैं वहाँ जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूं। वृंदा ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुम हाँ तो करो वृंदा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, गौरव ने कहा। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद गौरव वापस भारत आया। उसने वृंदा के पिता के पुराने स्टाफ गोविंद को बुलाकर घर, जमीन और ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी, बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करार के साथ। और फिर वह वृंदा को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। हवाई जहाज़ में खिड़की के बाहर देखते हुए वृंदा को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रही हो। और इस तरह वृंदा आखिर गौरव के साथ अमेरिका उसके घर पहुंच ही गई। गौरव की पत्नी ने खुले मन से स्वागत किया। गौरव के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों इतने प्यारे थे कि वृंदा को उन्हें देखते ही ऐसा लगा मानो अपने सीने से लगा ले। उसने अपनी बाहें फैलाई भी, लेकिन फिर अपने हाथों को समेट लिया। क्या पता गौरव की पत्नी सुनंदा को ये अच्छा लगे ना लगे। अरे आप रुक क्यों गई दीदी? अब ये आप ही के बच्चे हैं, आखिर आप इनकी बुआ जो हैं, सुनंदा ने हंसते हुए कहा। 2-4 दिन बहुत खुशी के साथ गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह उसने सुनंदा को परेशान होकर गौरव से कहते सुना कि बच्चों को संभालने वाली नैनी काम छोड़कर चली गई है। अब मैं बच्चों को संभालूंगी या अपनी नौकरी? तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो सुनंदा? अभी हमें अपने घर का लोन भी भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, ये सब सिर्फ मेरी सैलरी से कैसे होगा? गौरव ने चिंतित होकर कहा। वृंदा ये सारी बातें सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर गौरव से कहा, परेशान क्यों होते हो गौरव? मैं सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। सुनंदा को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनंदा ने आगे बढ़कर वृंदा को गले से लगा लिया और कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता। क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों की जिम्मेदारी वृंदा पर आ गई। वृंदा खुशी खुशी बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। सुनंदा और गौरव को जब ऑफिस से लौटने में देर होती, खाना बनाकर भी तैयार कर देती। क्या लाजवाब खाना बनाया है दीदी आपने, सच में आपके हाथों में तो जादू है। बरसों बीत गए हमें ऐसा खाना खाए हुए। बड़े भावुक स्वर में सुनंदा ने वृंदा से कहा, तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खाना मैं बना दिया करूँगी। वृंदा ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई। अब हमें रोज़ रोज़ आपके हाथों का स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वृंदा दीदी, गौरव ने खुश होते हुए कहा। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। वृंदा ने बड़ी कुशलता के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आ गया। यहाँ सभी खुश हैं और उसे भी सभी बहुत प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में वृंदा के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने गौरव से कहा कि यदि कोई यहाँ पुरोहित मिले तो वो अपने पिता के श्राद्ध पर पूजा करवाना चाहती है। क्या दीदी, अब यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से रहा, किसी दूसरी जगह हो तो हमें नहीं पता। अरे किसी को याद मन ही मन किया जाता है। आप मन ही मन याद कर प्रणाम कर ले, ज़्यादा हो तो
बगीचे से फूल का गुलदस्ता बना लीजिए, आप अपने पिता के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब हमें ऑफिस जाने को देर हो रही है, इसलिए हम ऑफिस को जा रहे हैं। आप ज़रा घर और बच्चों को देख लीजिएगा। चलो गौरव। इतना कहकर सुनंदा और गौरव चले गए। उस दिन पहली बार वृंदा के मन को गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि शायद सुनंदा सही कह रही हो। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को कहाँ ढूंढेगी। काफ़ी रात गए वो दोनों लौटे, तब तक बच्चे सो चुके थे। आते ही सुनंदा ने कहा, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं जीजी, आप भी खाना खा लीजिए और सो जाइए। वृंदा ने कुछ नहीं कहा। आज उसकी भी इच्छा नहीं हुई खाने की। उसने किचन समेटा, अपने बिस्तर पर लेट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कमी बहुत खल रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उकता गई तो उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठती हूँ, शायद मन थोड़ा ठीक लगे। अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा रही थी कि नहीं चाहते हुए भी उसके कदम गौरव के कमरे के दरवाजे पर रुक गए। सुनंदा खिलखिलाकर हंस रही थी और गौरव से कह रही थी, तुम तो कमाल कर दिए गौरव, इतनी आसानी से वृंदा को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आए। सारी ज़िंदगी के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई। बच्चों की आया भी है, साथ ही में वृंदा के रहते हमें माली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे बाग बगीचे की देखभाल खुद ही कर लेती है। धीरे बोलो, कहीं वृंदा ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हंगामा मचा देगी। गौरव ने कहा, अरे हंगामा मचाकर क्या करेगी, उसका वीज़ा पासपोर्ट सब तुम्हारे पास पड़ा है। यहाँ आस-पास के लोगों से भी उसका कोई मेल मिलाप नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो बस किसी तरह इंडिया वाली प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। हो जाएगा, धीरज धरो। मैंने सारे कागजात पर नामनी में अपना नाम डाल रखा है। अगर कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, गौरव ने कहा। उसके बाद सन्नाटा छा गया। शायद वे दोनों सो गए। सारी बातें सुनकर वृंदा को ऐसा लगा मानो वो गस खाकर गिर जाएगी। तो ये थी इन दोनों की चाल। जायदाद के लालच में ये दोनों इतने गिर सकते हैं, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न हो गया। अपने बिस्तर पर आकर वह धम्म से बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही गौरव के पास है। अब क्या करेगी वो? क्या सारी ज़िंदगी उसे यहाँ कैद में, इस घर में नौकरानी की तरह रहना होगा? वह फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। उसे हर हाल में यहाँ से अपने देश को लौटना ही है। लेकिन इससे पहले अपना वीज़ा पासपोर्ट इन दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए भी तो पैसे नहीं है, क्या करेगी वह? लेकिन कुछ तो करना होगा। सबसे पहले तो उसे पहले की ही तरह है सामान्य व्यवहार करना होगा, ताकि इन लोगों को कुछ शक ना हो। अगर जरा सी भी शंका हो गई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य बनाए रखना पड़ेगा। सारी रात इसी उधेड़-बुन में रही। रोज़ की तरह वह सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर स्कूल भेजा। नाश्ते के टेबल पर वृंदा ने गौरव से कहा, देखो गौरव, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करवा दो तो बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत हो जाएगी और फिर मैं घर के बाहर के भी काम कर पाऊँगी। आजकल वैसे भी तुम और सुनंदा काफ़ी परेशान रहते हो, ऐसे में मैं बाहर का काम कर लिया करूँगी तो तुम दोनों को भी आराम हो जाएगा। क्यों? सुनंदा और गौरव ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं वृंदा, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कोचिंग सेंटर में भेज दिया करूँगा। शायद वह दोनों सोच रहे थे कि चलो अब हमें घर के बाहर के कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी।
वृंदा ने कोचिंग के लिए हामी भर दी। अब वह अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी करने लगी। जीवन के रंगमंच पर वृंदा बड़ी कुशलता के साथ अभिनय कर रही थी। क्या करती बेचारे, जिस तरह कदम कदम पर उसे धोखा मिल रहा था, लोग उसके साथ छल कर रहे थे, तो ऐसे में बेचारी बनकर कितने दिनों तक रह पाती। दुख और विवशता से उसका हृदय हाहाकार कर रहा होता, परंतु होठों पर मुस्कान बनी रहती। वृंदा ने जिस कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया, वहाँ कई देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। वहाँ सारे के सारे अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में हिल मिल गए थे और धीरे धीरे थोड़े इशारों में और थोड़े अपने अपने भाषाओं में बातें करने लग गए थे। उसी में साथ पढ़ने वाला एक लड़का था, जॉन। धीरे धीरे वृंदा और जॉन दोनों में से दोस्ती हो गई। वृंदा के चेहरे पर उदासी के बादल छाए देखकर जॉन ने कई बार उससे क्रुद्धने की कोशिश की, परंतु वृंदा उसे कुछ नहीं बता पाती थी। घर और बाहर दोनों का काम करते करते वृंदा बुरी तरह थक जाती थी। पहले तो सुनंदा बड़े प्यार से आग्रह करके काम के लिए कहा करती थी, लेकिन अब वह आदेश देने लगी थी। ये काम क्यों नहीं हुआ? अब तक क्या कर रही थी? आज तुमने खाने में ये क्यों बनाया? कभी अचानक से कहती कि आज घर पर किटी पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, इसलिए शाम की पार्टी की सारी तैयारी करके रखना। दिन से रात तक वृंदा रोबोट की तरह काम करती और साथ में झिड़कियां भी सुनती। उस रात वृंदा को बहुत तेज बुखार था, सारा बदन टूट रहा था, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुल पाई और बच्चों की स्कूल बस मिस हो गई। उसकी हालत देखे बगैर सुनंदा उस पर बम की तरह फट पड़ी। इंडिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था वृंदा, हम तुम्हें यहाँ लेकर आए और महारानी की तरह रखा है, फिर भी तुम्हारे इतने नखरे हैं। तुम्हारी वजह से बच्चों की बस छूट गई। वो तो गौरव ने आकर बात संभाल लिया और सुनंदा को अंदर कमरे में ले गया और समझाते हुए बोला, अगर तुम इसी तरह वृंदा के साथ व्यवहार करोगी तो क्या पता ये घर से भाग जाए। जरा ठंडे दिमाग से काम लो सुनंदा, सोचो ये हमारे लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, कुछ समय तो कंट्रोल करके रखो। वृंदा सब समझ रही थी, सब कुछ देख और सुन रही थी, परंतु अपने हालात के आगे मजबूर थी। अगले दिन जब वह कोचिंग क्लास गई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जॉन ने फिर से पूछा, क्या बात है? तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बताती? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वृंदा उस दिन अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने जॉन को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर जॉन हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जाकर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती? नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीज़ा दोनों गौरव के पास है। पहले मुझे वह दोनों निकलवाना है। उसके बाद यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ का वर्क परमिट दिलवा दो, ताकि उस घर से निकलने के बाद मैं कहीं और काम कर सकूं। जॉन सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, ठीक है, यहाँ मेरी काफ़ी जान पहचान है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, तब तक तुम वहीं रहो। वृंदा जब घर लौटकर आई तो देखा गौरव घर पर ही था। उसने सुबह सुनंदा द्वारा किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और वृंदा के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया। वृंदा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद वृंदा ने गौरव से कहा, गौरव, मुझे यहाँ आए 1.5 साल होने को आए। तुमने मेरा वीज़ा शायद 2 सालों के लिए ही बनवाया था, इसलिए वीज़ा ख़त्म होने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ सालों के लिए बढ़वा दो, क्योंकि अब मेरा भी मन यहाँ लग गया है। मैं वापस भारत नहीं जाना चाहती। अब बच्चों के बिना मेरा भी मन वहाँ नहीं लगेगा। क्या? गौरव ने चौंक कर वृंदा को देखा। हाँ गौरव, मैं सही कह रही हूँ। तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आखिर तुम भी तो मेरे भाई ही हो और ये मेरा मायका ही हुआ, क्यों? ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ। तुम्हें भी साथ चलना होगा, कुछ पेपर वगैरह साइन करना होंगे।
गौरव ने खुशी से कहा। गौरव सोच रहा था कि वृंदा वापस से भारत जाने के लिए उसे परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वह जाना ही नहीं चाहती। चलो अच्छा है। वृंदा उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसने जॉन को पहले ही बता दिया कि वह वीज़ा रिन्यू कराने जा रही है। इस बीच उधर जॉन ने उसके लिए वर्क परमिट तैयार करा दिया था और एक जगह उसकी नौकरी के लिए बात भी कर रखी थी। थोड़ी दौड़ धूप के बाद 3 सालों के लिए वीज़ा की अवधि बढ़ गई थी। वहाँ ऑफिस में जैसे ही वापस पासपोर्ट और वीज़ा गौरव अपने पास रखने लगा, वृंदा ने तुरंत उसने वापस मांग लिया। वहाँ पर उसने अधिकारियों के बीच गौरव देने से मना भी नहीं कर सकता था। इस तरह वृंदा ने अपना पासपोर्ट और वीज़ा गौरव से हासिल कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद वृंदा ने गौरव से कहा कि उसे अपने कोचिंग सेंटर में कुछ काम है, इसलिए वह वहाँ से काम निपटाकर वापस घर आ जाएगी। आज गौरव को वृंदा का व्यवहार कुछ अटपटा सा तो लगा, परंतु उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वृंदा जॉन के साथ अपने उस ऑफिस गई जहाँ उसे काम के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बाद उसे जॉब पर रख लिया गया। जॉन ने वृंदा का वर्क परमिट बनाकर उसे दे दिया था। वृंदा ने अपने सभी कागजात का जेरोक्स करवाया और उसकी एक कॉपी जॉन के पास में रखवा दिया। आज उसे घर लौटते लौटते बहुत देर हो गई थी। जैसे ही घर पहुंची, देखा सुनंदा और गौरव दोनों बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सुनंदा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, आज दिन भर कहाँ थी आप? कोचिंग के बाद मैं इंटरव्यू देने गई थी। और गौरव, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे ये जॉब मिल गई है, वृंदा ने बेहद शांत स्वर में कहा। मगर वृंदा, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है? आखिर क्या कमी है यहाँ पर? गौरव ने परेशान होकर पूछा। बात कमी की नहीं है गौरव, बात अपने आत्मसम्मान की है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन वृंदा, क्या तुम काम और घर के साथ साथ बच्चों को संभाल पाओगी? सुनंदा ने परेशान होकर पूछा। नहीं, अब मैं पहले की तरह कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, काम पर जाने से पहले और आने के बाद जो थोड़ा बहुत बन पड़ेगा ज़रूर करूँगी, वृंदा ने कहा। तो हमारे घर को क्या तुमने धर्मशाला समझ रखा है? इतने दिनों तक हमने तुम्हें अपने घर में रखा, मान सम्मान दिया, उस एहसान का बदला तुमने ऐसे निकाला है? वैसे भी ऐसे समय में जब हमारे घर पे ना तो बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी है और ना ही खाना बनाने वाले खानसामा। सुनंदा ने अपने आपा खोकर जोरों से चिल्लाकर वृंदा से कहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सुनंदा, जरा अपने मन में झांक कर देखो। तुम लोगों ने मुझे अपने देश से यहाँ बुलाया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। अपने घर के सभी नौकरों को हटाकर इन सारे लोगों का काम मुझसे लिया। इतने पर जी भी नहीं भरा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी पर भी नजरें गड़ा दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अरे अगर रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे होते हैं तो मैं अनाथ ही भली। अगर दुनिया वालों को तुम्हारी करतूत पता चले तो लोगों को हर रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा, हर बहन को भाई से भरोसा उठ जाएगा। इतना कहते कहते क्रोध से हाँफने लगी थी वृंदा। गौरव, तुम तो पहले इसका पासपोर्ट और वीज़ा छीनो, देखती हूँ कि ये यहाँ से कैसे जाती है, सुनंदा ने गुस्से से कहा। कोई फ़ायदा नहीं सुनंदा, मैंने अपने सारे कागजात सेफ जगह पर रख रखे हैं और उसकी एक एक कॉपी अपने एक दोस्त को भी दे रखा है, वृंदा ने बेहद शांत स्वर में कहा। निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से। इतना कहते कहते सुनंदा ने वृंदा का बैग लेकर बाहर फेंक दिया और वृंदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। स्वार्थ के इस घिनौने चेहरे को देखकर वृंदा का मन घृणा से भर गया। घर के बाहर बैठी हुई वो काफ़ी देर तक रोती रही। गौरव दूर खड़े सारा तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब मन कुछ हल्का हुआ तो उसने जॉन को फ़ोन किया और कहीं पर अपने रहने की व्यवस्था कर देने को कहा। कुछ दिनों तक वो एक गेस्ट हाउस में ठहरी, फिर जॉन ने उसके रहने को एक कमरा दिला दिया। जॉन ने वृंदा की बहुत मदद की।
कुछ महीनों के बाद वृंदा पूरी तरह सेटल हो चुकी थी। उसने अपने इस नौकरी के बाद भी एक पार्ट टाइम जॉब किया। वह ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहती थी ताकि जब वे भारत वापस लौटे तो वहाँ भी कुछ काम कर सके। इस बीच 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। वृंदा अपने वतन वापस लौटने की तैयारी कर रही थी। जॉन बड़े दुखी मन से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ वृंदा। मेरे मन में अपने जीवन साथी को लेकर जैसी कल्पना थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहते कहते ही उसकी आंखें छलछला गई थी। वृंदा ने कहा, तुम मेरा अतीत नहीं जानते हो। मेरी पहले भी शादी हुई थी और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। और लोगों के इतने रंग देखने के बाद और रिश्तों की असलियत झेलने के बाद मुझे किसी के साथ की इच्छा नहीं रही। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा वृंदा। सचमुच मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वृंदा का हाथ अपने हाथों में लेकर जॉन ने भरे गले के साथ कहा और आखिरकार वृंदा अपने वतन पहुँच गई। आते ही उसने गोविंद से मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करा और अपने ऑफिस के बाहर स्वर्गीय राम प्रसाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम का बोर्ड लगवाया। अपने बंगले के एक हिस्से को वृद्धा आश्रम और एक हिस्से को बच्चों के लिए तैयार करा दिया। धीरे धीरे बहुत से वृद्ध और अनाथ बच्चे इकट्ठा होने लगे। उनमें से ऐसे भी वृद्ध थे जो अपना खर्चा वहन कर सकते थे। सिर्फ देखभाल की आवश्यकता थी। जो लोग काम कर सकते थे उस लायक उन्हें काम दिया जाता था। अपने शहर के बेरोजगार लड़के लड़कियों को वृंदा ने अपने यहाँ कुटीर उद्योग पर लगाया, जहाँ पर तरह तरह के अचार, पापड़, बड़ियाँ और भी बहुत से घरेलू चीज़ें बनाकर बाज़ार में पहुँचाई जाने लगी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और उन सब का काम अच्छा चल निकला। वृंदा ने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करा दिया। आश्रम में उन बच्चों को आश्रम के वृद्ध पढ़ा दिया करते थे। वृद्ध आश्रम और बाल अनाथ आश्रम एक साथ होने से उसका ये फ़ायदा हुआ कि बुजुर्गों को बच्चों का साथ मिल जाता था और बच्चों को बुजुर्गों का प्यार और देखभाल मिलता था। बिल्कुल घर जैसा माहौल हो गया था। समय के साथ वृंदा का बहुत नाम हो गया। सभी उसका बहुत सम्मान करने लगे। लोग एक बार फिर स्वर्गीय राम प्रसाद का नाम बड़े सम्मान के साथ लेने लगे थे। इसी तरह 5 साल बीत गए। वृंदा ने अपने काम में इतनी मशगूल हुई कि किसी चीज़ का उसे होश नहीं रहा। एक दिन अचानक ऑफिस में चपरासी ने आकर कहा कि आपसे कोई मिलने आया है। और जो मिलने आया था उसे देखकर वृंदा चौंक गई। मैं याद हूँ या मुझे भूल गई? वृंदा के कानों में एक चिर परिचित आवाज़ आई। ये कोई और नहीं बल्कि जॉन था। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जॉन? तुम्हारी वजह से ही मैं उस पिंजरे से आज़ाद हुई। तुमने ही मुझे जीने की दिशा दिखाई। वृंदा ने उससे कहा, देखो वृंदा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरी अग्नि परीक्षा समाप्त हो गई हो तो तुम इसे ज़रूर स्वीकार करोगी। जॉन ने जब अपनी हथेली खोली तो उसके हाथों में एक सिंदूर की डिबिया थी। वृंदा सकपका गई। इतने सालों तक तुम सिर्फ मेरा इंतज़ार करते रहे? इससे इतना तो मैं मानती हूँ कि तुम सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? वृंदा ने असमंजस भरे शब्दों में कहा, इस दुनिया में पुरुष जब चाहे अपना नया जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए उसके जीवन में एक ही बार बसंत क्यों आता है और पतझड़ का मौसम हमेशा के लिए आकर क्यों ठहर जाता है? तुम्हारे जीवन में भी दोबारा बसंत आएगा वृंदा, और उसे मैं लेकर आया हूँ। इतना कहते हुए जॉन ने उस सिंदूर से वृंदा की मांग भर दी। वृंदा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे जान के सीने से लग गई। गौरव को उसके वकील का फ़ोन आया था कि वृंदा सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके नॉमिनी में से उसका नाम निकलवा दिया है और तुम्हारे नाम से पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी है कि तुमने उसकी प्रॉपर्टी को धोखे से हड़पने की कोशिश की थी।
अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो। गौरव और उसकी पत्नी वकील का फ़ोन सुनकर सन्न रह गए थे। वृंदा के जीवन में भी अब बहुत तकलीफ़ों के बाद खुशियों ने दस्तक दे दी थी और उसके जीवन में बहार वापस लौट आई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।